हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई, सभी बच्चों को नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। तो जो भी बच्चा देख रहा है जल्दी से लाइव आए। और ये हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। वो जब आप इस लेक्चर को देख लोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितना बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, बस उम्मीद यही करता हूँ कि लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वाली सीरीज़ में मैंने काफ़ी नई चीज़ें एडिट की हैं और काफ़ी नए कॉन्सेप्ट को ऐड किया है। ठीक है, जब आप देख लोगे तो ये आपको पता चल जाएगा भाई। ठीक है, और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। ज़ीरो का मतलब एक भी वर्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो चीज़ आपको समझ में ना आए। तो हर वर्ड का एक एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। मैं साउंड चेक कर लूँ एक बार, सही से दिख रहा है क्या? ठीक है, कल की क्लास में थोड़ी दिक्कत थी। ठीक है, और दिक्कत क्या, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। ठीक है, लिखने में भी थोड़ा समय लग रहा था और फिर बाद में कुछ टेक्निकल एरर भी हो गया था। तो इस क्लास को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कंटेंट जो थ्योरिकल है वो मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स लिख दिए हैं, बस हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है और समझना है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक है भाई, तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। पहला ही है, मैंने इस सीरीज़ को ऐसे बनाया कि क्वेश्चन के साथ साथ, मतलब कि हम चैप्टर तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, और फिर इसी में देखना बहुत सारे सवाल खुद से ही पूछे ताकि बच्चे की क्यूरियोसिटी बनी रहे। क्योंकि बच्चा उतना ही पढ़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ सिलेबस में दे दिया इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लेकिन किस तरीके से वो अस्तित्व में आई, हमारी रियल लाइफ में प्रेजेंस हुई, कैसे इंसानों को उसका एहसास हुआ और कैसे कैसे वो डे बाय डे आगे बढ़ी। तो इस सीरीज को हमने इस तरीके से रखा कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की जा सके। और आज का जब आप ये सेशन देखोगे तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ वाकई कुछ नया देखने को और नया जानने को मिला है। ठीक है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी एक बार। तो आप देखोगे कि कभी आपने इस तरीके से शायद नहीं सोचा होगा तो शायद जवाब नहीं मिले होंगे। तो पॉइंट्स और जो कंटेंट है उसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी समय भी लगा है। मेहनत करते हैं तो समय लगता है ओबियसली। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और फिर बाद में सब थ्योरी पढ़ने के बाद हमने इसमें एक चीज़ ये रखी है कि बाद में आपके पास की कंटेंट किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को भी हमने इसमें लिया है कि किस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उनका भी जिक्र किया है। और किस तरीके से क्वेश्चन घुमाएंगे आपको, ये भी इसके भी कंक्लूजन पे हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आपके पास तो पहला ही वो है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो बेसिकली अगर जनरल भाषा में बोले तो आम भाषा में बोले जाए, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई, तो एक आम आदमी कैसे बताएगा यार? आम आदमी ऐसे बताएगा कि यार हाँ, जिससे हमारे बल्ब पंखे टीवी चलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब उसके थोड़ी गहराई में चलते, वो चलते क्यों हैं? क्योंकि तारों से जुड़े रहते हैं। अच्छा, तारों में ऐसा क्या होता है? तारों में क्या होती है भाई, आपके पास करंट फ्लो होती है। ठीक है, करंट फ्लो होती है। तो बेसिकली यानी कि जो करंट फ्लो हो रही है उसमें एक तरीके की एनर्जी है। कोई भी एनर्जी है तभी आपके पास, कोई भी काम तभी होता है जब आपके पास एनर्जी अवेलेबल रहे। इस एनर्जी को आप आंखों से देख तो सकते नहीं, लेकिन इसके प्रभाव को देख सकते हो आप। तो चाहे बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, मोबाइल फ़ोन हो, आपके पास चलने वाली गाड़ियाँ हो, फैन हो, इसके इफेक्ट ही देख पाते हो, इस एनर्जी को आप नहीं देख पाते हो। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही माइनर लेवल पे काम करती है, आंखों से तो दिखती नहीं है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ आपके पास। तो बेसिकली अगर जनरल टर्म्स में जाए, इलेक्ट्रिसिटी है क्या बेसिकली, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बना आपके पास इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या, जब वो बहता है तो सिंपल सी बात है उसके अंदर ऐसी ताकत रहती है, ऐसे प्रभाव रहते हैं कि कभी तो वो लाइट उत्पन्न कर देता है, कभी वो पंखे को चला देता है, कभी मोटर को चला देता है। ठीक है, कभी टीवी को चला देता है। तो सारा काम उसी का है। तो इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही आपका इलेक्ट्रिसिटी आया है आपके पास। तो जनरल भाषा में अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए आपके पास, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वह फिजिकल फेनोमेनन है, यानी कि फिजिकल का मतलब जो भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि जो फ्लो हो रहा है उसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर वो फ्लो नहीं हो रहा तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है या कोई आप चीजें यूज कर पा रहे हो। क्लियर है? तो ये किस कारण होती है? वोल्टेज डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जहां पे वोल्टेज डिफरेंस का मतलब यानी कि जब तक आप, अब आपके पास सिंपल वायर है, जब तक इसमें बैटरी नहीं लगाओगे यानी कि वोल्टेज नहीं लगाओगे तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा।
पॉसिबल ही नहीं है फ्लो होना, है ना, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए जैसे मैं इस पेन को इधर से इधर धकेलूंगा तो मुझे एक फोर्स चाहिएगा। तो बेसिकली वोल्टेज भी, ये फोर्स क्या है, मैकेनिकली फोर्स लग गया आपके पास, ठीक है, फिजिकली जो दिख रहा है। तो ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रिकली फोर्स होता है जिसे आप वोल्टेज बोल देते हो। तो जब तक वो अप्लाई नहीं करोगे तो करंट पास होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये वही है। बाकी जब वोल्टेज पढ़ेंगे हम उसको डिटेल में बात करेंगे, अभी तो हम केवल ओवरव्यू समझ रहे हैं इसका, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, इसमें वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, चलते हैं वोल्टेज के कारण। ये तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं भाई। जैसे बल्ब का जलना, एग्जाम्पल क्या हो गया। तो बल्ब को जलाने के लिए सिंपल सी बात है, बैटरी से जोड़ा जाता है, जो कि मैंने बताया, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट पास हो ही नहीं सकती। बैटरी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है और इसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट होती है, जिससे बल्ब जलता है। तो बेसिकली एक जनरल सा इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब इसकी जगह आप पंखा लगा दो, ट्यूबलाइट लगा दो, ये सारे काम इसी से होते हैं। यानी कि बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसी को हमने क्या बोल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया। क्लियर है, ठीक है। इसी को आप बोलोगे करंट ही बोलते हैं। तो जब हम करंट पढ़ेंगे ना तो उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो, अब आया दुनिया में भाई पहली बार इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हुई और इंसान को इसको कैसे पता चला। तो ये तो चीज है ना आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ ली। कोई पूछे बिजली क्या है यार, आम भाषा में मैंने बताया कि हाँ, जिससे बल्ब पंखा टीवी चलते हैं बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। इंसान को कैसे पता चला, या इंसान ने इसकी खोज की, क्या इंसान ने इसकी खोज की। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो आपके पास दुनिया में पहले से ही थी, जैसे बिजली का कड़कना, है ना, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पा रहे थे, उसके बारे में लोगों को पता नहीं था, ठीक है। तो उसके बारे में हमें क्या था, पता नहीं था। फिर एक साइंटिस्ट आए, थेल साहब, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अंबर को, अंबर बेसिकली बोलते हैं हम आपके पास, जो एक पेड़ की राल टाइप होती है ना, जैसे उस पर कुछ काटने का डालते हैं तो उससे लिक्विड निकलता है, ठीक है। फिर उसे ड्राई स्टेट में बहुत दिनों तक सूखा हार्ड कर दिया, ड्राई स्टेट में वो दब गया है, बहुत सॉलिड बन गया है। जब उसे किसी ऊनी कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उन्होंने पाया कि यार कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, एक पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है। किस पे क्या हो रहा है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो वहां से पहली बार उनको पता चला कि हाँ ये क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रीक साइंटिस्ट थे वो आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो सेम वही इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में अचानक से इन्वेंट नहीं हुई, इसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस थी, ठीक है। तो नेचर ऑब्जर्वेशन था। नेचर ऑब्जर्वेशन का मतलब हाँ यार बिजली कड़क रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं था। लोगों को पता था यार कोई प्रकोप है देवी देवताओं का, और बिजली कड़क रही है, हमसे नाराज है, पूजा हुई। वहीं से थोड़ा ज्ञान के अभाव के कारण ही अज्ञानता आती है ना। फिर वही यहाँ पे जो बाबा लोगों का बिजनेस है इसी मॉडल पे चलता है। जिसको ज्ञान नहीं है वो उनकी बातों में फंसते हैं, वो कुछ भी डरा धमका के कुछ भी कर लेते हैं, है ना। जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो चीजें फंसेगा नहीं, मतलब जिसको ज्ञान होगा, सिंपल सी बात हो, क्यों उनकी बातों में आएगा, ठीक है। तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन हुआ भाई आपके पास, फिर एक्सपेरिमेंट हुए, और फिर कुछ साइंटिस्ट के लॉ आए, उसके माध्यम से धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी समझ में आई। साइंटिस्ट के लॉ का मतलब जैसे एक सिंपल सा ले रहे, जैसे ओम्स लॉ आ गया भाई, उसी ने बताया कि यहाँ करंट निकालनी है तो V/R से निकाल दो। ओम्स लॉ में पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, क्लियर है। तो कहने का मतलब पहले ऑब्जर्वेशन आया, फिर उन पे एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्टों ने कि किधर को करंट जाएगी, इलेक्ट्रॉन किधर को बह रहा है, क्या चीज किधर को बह रही है, और फिर उसी के आधार पे जब ऑब्जर्वेशन किया तब जाके लॉ बन। तो ऐसा नहीं कि प्रक्रिया एक ही दिन में पता चलेगी, बड़ी लंबी प्रोसेस लगी इस चीज को समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स था वो क्या था हमारे पास, नेचर से था। किससे था, नेचर से भाई। नेचर से क्या था, जो थी आपकी आकाशीय बिजली, ठीक है। तो दुनिया में सबसे पहले लाइटनिंग के रूप में मौजूद थी, जब बादल में इलेक्ट्रिक चार्ज जमा होता था और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता था, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता था, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होता था आपके पास। तो बिजली क्या होती थी आपके पास, जो आपके पास बादल होते हैं, बादलों में क्या होता है भाई, आपस में फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन की प्रोसेस पढ़ेंगे हम, किधर पॉजिटिव चार्ज होता है, किधर नेगेटिव होगा, ठीक है। उधर पॉजिटिव पे कौन सा फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है। ये चीजें पढ़ेंगे हम। अभी इसका ओवरव्यू जान रहे हैं कि कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना। कोई चीज समझ में नहीं आए, कोई पॉइंट नहीं आएगा तो अगली क्लास में उसको जरूर
देखेंगे भाई। ठीक है, तो यही था भाई जब इंसान ने सबसे पहले लाइटनिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को देखा, लाइटनिंग के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को देखा, यानी कि कोई बिजली कड़क रही है तो इंसान ने सबसे पहले यही ऑब्जर्व किया कि हाँ यार कुछ तो है ये। ठीक है, अब फिर है कि इसके बारे में इंसान को इलेक्ट्रिसिटी का पता कैसे चला। ये तो ऑब्जर्वेशन था हमारा, ये क्या था, ऑब्जर्वेशन, जो पिछले उसमें था। ये क्या था भाई, ऑब्जर्वेशन था कि पता कैसे चला ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता कैसे चला। तो थेल साहब थे, मैंने बताया, उन्होंने क्या पाया। ठीक है, तो ये था दूसरा सवाल, मैंने बताया ना सवाल इस बार मैं खुद बना रहा हूं कि कैसे पता चला, ताकि आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी बनी रहे, एक कहानी के थ्रू आपको पता चले। यहीं से फिर हम करंट पे जाएंगे, चार्ज पे जाएंगे, ओम्स लॉ पे जाएंगे, वोल्टेज पे, करंट पे, डीसी पे, एसी सर्किट पे, मोटर, जनरेटर, सबके ऐतिहासिक वो चर्चाएं करते हुए पढ़ेंगे। हालांकि इतिहास से इतने सवाल नहीं आते, लेकिन मोटा सा ओवरव्यू रखेंगे, जो आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, तो थेल्स थे एक प्राचीन साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अंबर को रगड़ने पे, अंबर को रगड़ने का मतलब है आपके पास, मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, अंबर बेसिकली क्या है, आपके पास पेड़ की जो राल होती है, ठीक है, तो वो जो उसके जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म का मतलब बहुत दिनों तक दबे रहते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, फिर उनको किस पे रगड़ा उन्होंने। ठीक है, अंबर, जिसने अंबर को रगड़ने पर स्टैटिक प्रभाव को ऑब्जर्व किया। तो भाई हिंदी में कहरवा बोलते हैं इसको। ठीक है, और किससे रगड़ा था, वूल यानी कि कपड़े से। ठीक है, ऊनी कपड़े से आपके पास, क्लियर है। तो जब उन्होंने रगड़ा तो देखा कि भाई इसमें क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव देखा। स्टैटिक का मतलब समझ रहे हो आप। ठीक है, मान लो मेरे पास भाई, इसको मैंने, ये है मेरे पास, क्या ले लो आप इसको, ठीक है, अंबर ले लो, ठीक है, और ये ले लो आप कपड़ा। ठीक है, तो जब इसको हम रगड़ते हैं रगड़ते हैं रगड़ते हैं रगड़ते हैं, तो रगड़ने पे क्या होता है आपके पास भाई, रगड़ने पे क्या होता है, हमें पता चला कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स रगड़ने से इसमें चले जा रहे हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये इसमें शिफ्ट हो जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट हो जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, और यहाँ पे आता है आपके पास, जब इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या, एक होल छोड़ जाता है आपके पास, जिसको क्या बोल देते हैं हम, ये पॉजिटिव होता है आपके पास, क्लियर है। लेकिन इसमें क्या था आपके पास, इसमें क्या था, इसमें जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया इकट्ठा, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो ये वाली जो आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी थी, ये क्या थी आपकी, स्टैटिक थी, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, इसमें कोई काम नहीं हो पा रहा था। तो थेल साहब ने इतना ही ऑब्जर्व किया था, क्लियर है। तो ये मैंने बता दिया, इसमें क्या है, अंबर लिख भी दिया है मैंने आपके पास कि जीवाश्म कृत वृक्ष की राल होता है। ठीक है, और वृक्ष की राल वह पेड़ों की राल होती है जो लाखों वर्ष से पत्थर जैसी सख्त होकर, ठीक है, अंबर बन जाती है। ठीक है, और ये ट्री राइजन, अगर हिंदी में समझ में आ रहा हो, जिसको हम वो भी बोलते हैं वृक्ष की राल, चिपचिपा पदार्थ होता है, पेड़ों से निकलता है, जब पेड़ को चोट लगती है तो वह राल निकलती है, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके जहां पे भी कंफ्यूजन होगा उसका पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख रखा है भाई। ठीक है, पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी भाई। ओके, ये तो थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, फिर इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो जब उसे रगड़ा तो उसने पाया कि भाई क्या है कि जो, अब उन्होंने रगड़ा तो क्या पाया उन्होंने कि जो आपके पास पंख है और कुछ स्मॉल पेपर पीसेस है, यानी कि आपने भी देखा होगा, ये तो प्रोसेस आपने भी किया होगा, यूं रगड़ते हो और फिर उसके ऊपर घुमाते हो छोटे छोटे कागज के पीस को। ठीक है, तो वो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, और यही प्रोसेस उन्होंने महसूस की भाई, क्लियर है। अब वो क्या, किधर पॉजिटिव जाएगा किधर नेगेटिव बनाए, कि क्यों खींचते हैं और क्यों अपना वो कब खींचेगा कब रिपल करेगा, वो बाद की बात है, उस पर बाद बात करेंगे हम। ठीक है, तो आकर्षित करता है, यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पहला रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन था, यानी कि पहला ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने रगड़ा और देखा कि यार ये तो इन छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अमन हेलो सर, हेलो। ठीक है, तो लंबे समय तक कोई थ्योरी नहीं, कई सदियों तक इलेक्ट्रिसिटी का मैजिक, डिवाइन पावर, नेचुरल मिस्ट्री को समझा जाता रहा, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस नहीं थी। कहने का मतलब भाई अब उन्होंने इतना समझा था, फिर इसके लिए कोई ज्यादा इस पे ज्यादा डीपली रिसर्च नहीं किया।
ठीक है। और तब तक ये ऐसे ही चलने लगा कि भाई प्राकृतिक प्रकोप है। अब देखो, ये तो तब उन्होंने पता किया था, उन्हें पता करने के बाद उन्हें फिर अपने ज्ञान को पढ़ाना पड़ा होगा, कितना लंबा समय लगा होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन चीजों को हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ शॉर्ट में समझ रहे कि ये प्रोसेस कैसे हुई। ओके, कि प्रोसेस कैसे हुई। फिर आए दूसरे साइंटिस्ट, थेल साहब ने उतना किया। ओके, फिर आए आपके कि जो साइंटिफिक समझ की शुरुआत जब हुई आपके पास 1600 एडी। ठीक है, तो विलियम्स गिलबर्ट इंग्लैंड के थे, जो उन्होंने बताया कि अंबर के अलावा कोई दूसरे पदार्थ भी ऐसे हैं जिन्हें हमने अंबर बोला था। फिर उन्होंने बताया कांच भी ऐसा मटेरियल है, या और भी बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिनको आप रगड़ते हो। जैसे मेरे पास पेन है, इसको भी करोगे तो तब भी हो जाएगा। बैलून है, उसके करोगे वो भी हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि खाली वही पदार्थ नहीं है भाई, वो वाला पदार्थ, दूसरे पदार्थ भी है जो अन्य पदार्थ को रगड़ने पे अट्रैक्शन का पॉइंट दिखाते हैं। अट्रैक्शन का मतलब जो छोटी चीजों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्लियर है। फिर उन्होंने पहली बार ही जो शब्द किया था, इलेक्ट्रीसियस का वर्ड का यूज किया। ठीक है, और ग्रीक शब्द में जिसे इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं हम। ठीक है, तो यही शब्द आगे चल के आपका इलेक्ट्रिसिटी बना। तो यहां से जो बना आपका पहला वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, वो यहीं से बना। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही बना है, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण ही ना, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के कारण, बस एक इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल वो है आपके पास, बेसिक यूनिट, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, चलती है। कहने का मतलब ये है। क्लियर है। तो ये इनके साइंटिस्टों के नाम आ जाते हैं कभी कभी। फिर क्या हुआ भाई, उन्होंने बताया कि भाई ये वाली प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस ये होती है कि रगड़ने की ना, उन्होंने बताया कि भाई दूसरे मटेरियल भी थे जिनमें जो आपके पास अट्रैक्शन का फोर्स कंसिडर करते हैं। फिर अगले साइंटिस्ट आए भाई, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने साबित किया कि लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो इन्होंने बताया, पहले लोगों को क्या था, मैंने बताया था अभी, ऊपर आकाश में देखते थे, वो आकाश में जब देखते थे तो उन्हें पता चलता था यार ये तो कोई देवी देवता का प्रकोप है, क्योंकि जिसने अपने लोगों में कुछ भी बात बोल दिया तो लोग उसे मान लेते, जिसमें बुद्धि या ज्ञान नहीं होता था। फिर फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि ना, ये प्रकोप नहीं है, जो वो देखते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी है। उसके लिए इन्होंने एक काइट का एक्सपेरिमेंट भी किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, पतंग उड़ाई थी, तो बादलों में ले गए थे। ठीक है, बादलों में अब सिंपल सी बात है, जब बादल कड़केंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा, तो फिर वो क्या है, उसमें कंडक्टर लगाया पतंग में, कंडक्टर से उड़ाई। ठीक है, और फिर उसमें एक चाबी टांगी, उसमें देखा कि वहाँ से जब करंट का जो ट्रांसफर हुआ, चार्ज बना, चार्ज उस पर आया, तो उसमें अट्रैक्शन के कुछ गुण देखे। ठीक है, वो पतंग नॉर्मल कागज की पतंग नहीं थी कि लकड़ी वकड़ी की, कंडक्टर के थ्रू ही बनाई गई थी, स्पेशल थी। मैं वहाँ ज़्यादा डीपली जान रहा, लेकिन उन्होंने पहला प्रैक्टिकल ऐसे ही किया। तो उन्होंने देखा यानी कि जो बादलों का चार्ज है बेसिकली वो जमीन पे लेके आए पतंग के थ्रू, और फिर देखा यार ये तो अट्रैक्शन है, खींच रहा है इन चीज़ों को। तो फिर उन्होंने पाया कि अच्छा, तो फिर तभी तो पाया ना कि जैसी प्रॉपर्टी हम रगड़ने पे देख रहे थे, वही प्रॉपर्टी इस वाली इलेक्ट्रिसिटी की थी, जो हमारी आसमान में बिजली में कड़क रही थी। तो वहां से सिद्ध हुआ कि जो आपकी आकाशीय बिजली है वही इलेक्ट्रिसिटी है। तो उन्होंने फेमस काइट एक्सपेरिमेंट भी किया। ठीक है, इसमें सिद्ध हुआ कि जो लाइटनिंग है यानी कि जो आकाशीय बिजली है वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता ही है बिजली गिरने पे, आपका जमीन में पेड़ों पे गिरती है, क्यों जल जाते हैं, क्यों फूक जाते हैं, अरबों वोल्ट की होती है वो, इसलिए फूक जाते हैं। ठीक है, इतना करंट बेयर नहीं कर पाते। ठीक है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल तरीके से समझने की शुरुआत हुई। कंट्रोल का मतलब होता है आप किसी भी एनर्जी को यूज तभी कर सकते हो जब उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी का जो आकाशीय बिजली गिरती है उसका यूटिलाइज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम ऑल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बैटरी से बनाते हैं, वो हम बना रहे हैं, हमें उसकी कंट्रोलिंग थ्योरीज पता है, कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए उनको हम यूज कर पाते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, चाहे किसी भी रेफरेंस में ले लो आप, आग को भी तभी यूज कर पाओगे जब आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। कोई भी एनर्जी ले लो, वो एनर्जी तभी यूज कर पाओगे जब आप उसे कंट्रोल कर पाओगे, अगर नहीं कर पा रहे तो कैसे यूज कर पाओगे। क्लियर है। ठीक है, यहीं से उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसलिए इनको बिजली का आविष्कारक भी माना जाता है। ठीक है, ये फोटो लगा दी थोड़ा पतंग वाले उसकी। ठीक है, ताकि आपको उदाहरण लग जाए। इन्होंने अपने बेटे के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, थोड़ी सी इतिहास पढ़ रहा था मैं, तो मेरे को ये पता चला भाई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम आपके पास, फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो है आपके पास बनना कब शुरू हुआ।
ठीक है। तो भाई बात की जाए, अब देखो ये थे आपके वोल्टा साहब जिन्होंने आपका, ठीक है, बैटरी का बेसिक फंक्शन बताया था। तो ये भी आता है कि जिन्होंने डीसी का जनरेट किया तो वो किन्होंने की थी, बैटरी, इसलिए इन्हें डीसी का वो भी किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया, जिन्होंने पहली बैटरी बनाई जब इंसान द्वारा कंटिन्यूअस करंट इलेक्ट्रिक पैदा किया गया। कंटिन्यूअस का मतलब है पहले क्या होता था भाई आपके पास, हमने इन चीजों को स्टडी कर लिया है, ठीक है, और ठीक है ऊपर से आगे बिजली से हम जमीन पे ले आए, ये बताया कि हाँ ये ही इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी भाई आपका स्टैटिक वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। ठीक है, इतना बताया, लेकिन हमने इसको पैदा करना नहीं सीखा कि हम जमीन पे कैसे करें इसको। ठीक है, तो वोल्टा साहब ने बैटरी बनाई। बैटरी कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, ये हम बैटरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इतना जान रहे हैं। तो एल्सेंड्रो वोल्टा नाम था इनका, और इन्हीं के नाम पे एक वो होती है आपके पास बैटरी की यूनिट, वोल्टेज, वोल्ट बनी, क्या बनी, वोल्ट, वो इन्हीं के नाम पे बनती है। तो इन्हें डीसी का खोजकर्ता भी बोला जाता है, क्योंकि पहला जो आपके पास सप्लाई बनी थी एसी नहीं बनी थी। तो पहली सप्लाई क्या थी भाई आपके पास, पहली जो सप्लाई बनी थी आपके पास वो क्या थी, वो क्या थी, डीसी थी। ठीक है, इसलिए हमारे पास डीसी सिस्टम भी जो था, डीसी सिस्टम जो बना था वो 110 वोल्ट पे बना था। कहां बना था, अमेरिका में। ठीक है, और किसने बनाया था, एडिसन ने। एडिसन एक बिजनेसमैन भी था, साइंटिस्ट भी था। ठीक है, उसकी कंपनी थी, उसने डीसी सप्लाई दी। तो पहले अमेरिका में डीसी सप्लाई दी जाती थी, उसी से आपके मोटर्स वगैरह या लाइटनिंग वगैरह चलती थी। क्लियर है, तो यहां से आपका क्या हुआ, बनना शुरू हुआ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर क्या होता है आपके पास, अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार पे। तो देखो भाई क्या है, कंटेंट तो मैंने ना, समय कम लगे कंटेंट ज्यादा मिले, इसलिए ऑलरेडी क्या है मैंने पहले ही की पॉइंट्स बना रखे। जो थ्योरी वाले उनके बनाने पड़ेंगे, है ना। जो न्यूमेरिकल वाले वो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो हम करते ही चलेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के अब ये पता चल गया था हमें, उन्होंने बैटरी बना दी थी। ओके, फिर आया आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के टाइप। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको हमारे थेल साहब ने बताया था। तो इसको अगर स्टैटिक उसके वो की बात करें, हम किसकी बात करें, तो ये किसने, थेल साहब ने बताई थी। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता तो यूज भी नहीं होती। फिर डायनामिक आई आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो दो टाइप की है, डीसी और एसी, इन दोनों का यूज करते हैं, दोनों में ही करंट का मूवमेंट होता है, मूवमेंट करती है ना दोनों इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तभी तो आप चीजें यूटिलाइज कर पाते हो। क्लियर है, तो पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैंने इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बना रखी है सारे पॉइंट्स, बस एक बार आपको स्टडी करनी है, पढ़ोगे तो मजा आएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। जब पढ़ लोगे ना सारी चीजें, और फिर जब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा आपको कि हाँ कुछ नया सीखा है। और हर क्लास में हर उसमें आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपके दिमाग को जो खोल के रख दे कि यार इस तरीके से हमने कभी सोचा ही नहीं था, अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो थ्योरी तो पढ़ते आ रहे हो आप, बहुत बार पहले से पढ़ते आ रहे हो, मेरे भी लेक्चर बहुत पढ़े होंगे, लेकिन इस बार सोचा बिल्कुल नए तरीके से, और जो आपके बिल्कुल दिमाग को ना खोलता चले जाए कहानी के तरीके से, कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होते हैं कि कैसे ये चेन बनी और कैसे कैसे क्या क्या चीजें बनती चली गई, और इसको बिल्कुल सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक क्या होता है भाई, वह इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु पर एक जगह जमा हो जाता है, फ्लो नहीं करता, वो मैंने बता दिया था। इसका उदाहरण भी दिखा रखा है, फोटो से इसलिए लगा दिया मैंने ताकि आपको याद रहे। जैसे बैलून का, जब आप रगड़ते हो तो सिंपल सी बात है, रगड़ने पे बैलून पर, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर जो ये क्या नाम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ये बाद में बात करेंगे हम। तो कहने का मतलब इसमें चार्ज क्या आ गया, एक जगह हो गया पर्टिकुलर ना, दोनों की एक जगह हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्लियर है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण है, ये क्या है, एग्जाम्पल है आपके पास किसके, स्टैटिक एनर्जी के, जैसे कि क्लॉथ
रगड़ने पर, ठीक है, पंख या कागज के टुकड़े को आकर्षित करता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा बहुत सी बार, आप भी जब सर्दियों में खासकर जब अपनी जैकेट वैकेट उतारते हो तो, ठीक है, तो रगड़ने से, फ्रिक्शन से आपकी उस पर भी चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और जब आप किसी चीज़ को टच करते हो ना, है ना, तो आपको करंट सा लगता है, तो बेसिकली स्टैटिक चार्ज ही होता है। क्लियर है? क्योंकि वो डिस्चार्ज हो रहा होता है आपके पास। सर्दियों में दरवाजा खोलते समय हल्का सा स्पार्क लगना, ठीक है, वो इसी वजह से लगता है सर्दियों में। ठीक है, टीवी स्क्रीन पर धूल का चिपक जाना, ये सब क्या है, स्टैटिक उसके उदाहरण है भाई आपके पास। चलिए अब आते हैं आपके पास डायनामिक, किस पे, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी पे। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो तरीके की थी आपके पास, ये था डीसी और दूसरा एसी। ठीक है, डीसी की अगर बात करें हम, खोज किसने की, ठीक है, यहाँ पे बड़ा वो है आपके पास ना, है ना, स्टैटिक चार्ज की जो आपके पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में जो आया वो थेल साहब लाए थे। ठीक है, कुछ बोल रहे हो, फिर पुअर चल रहा है क्या? हम्म, ठीक है, हाँ, तो कहाँ थे हम, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी पे। तो भाई दो टाइप की होती है, डीसी और एसी, आपको पता ही है। तो जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, डीसी आपको पता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, ये तो हम एसी सर्किट और डीसी सर्किट पढ़ेंगे तब वो है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल ये बैटरी और सोलर सेल, केवल डीसी इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बनती है, बाकी और चीज़ों से डीसी सप्लाई नहीं होती है। चाहे आप ऑल्टरनेटर ले लो, चाहे डीसी जनरेटर भी ले लो, उनके आउटपुट में आपको डीसी मिलेगा, लेकिन उनके अंदर आर्मेचर के अंदर एसी ही प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? और ये क्या है आपके पास, करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है। डायरेक्शन क्यों? क्योंकि इसका जो रहता है ग्राफ, ये रहता है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक बार पॉजिटिव चल रही फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो यानी कि एक बार में, एक सेकंड में हमारे यहाँ इंडिया में कितनी आती है, 50 हर्ट्स, इसमें 50 हर्ट्स की सप्लाई होती है। 50 हर्ट्स 230 वोल्ट इंडिया में। और अगर अमेरिका में बात की जाए, 60 हर्ट्स और 110 वोल्ट। ठीक है, ये किसमें, अमेरिका या यूरोपियन कंट्री, काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्री में। ओके, आपके दिमाग में आ रहा है, अगर डीसी सप्लाई की बात करें, पहला सिस्टम कितना था, 110 वोल्ट का मैंने बताया आपके पास। ठीक है, मैं यही से बता दूं कि अमेरिका में 110 वोल्ट के कारण, पीछे का कारण ये डीसी सप्लाई भी है। क्यों है? क्योंकि जो आपके पास अमेरिका में चीज़ें थी, पहले जो सप्लाई सिस्टम था अमेरिका में वो 110 वोल्ट का था, और फिर क्या है आपके पास, एसी सिस्टम आया। एसी सिस्टम जो दिया आपके टेस्ला साहब ने दिया। ठीक है, अभी बात करेंगे इन पे भी चीज़ें में हम, है ना, कि किसने क्या दिया, थोड़ा ऐतिहासिक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जब एमसीक्यू लगाएंगे, इसके एमसीक्यू डाल रखे हैं मैंने। तो उसमें क्या होता है, 110 वोल्ट पे अब आपने लगा दिया है भाई बैटरी, बैटरी से चलती थी सारी, डीसी सप्लाई से चीज़ें चलती थी। एडिसन का डीसी पावर प्लांट था, उससे वो न्यूयॉर्क को सप्लाई देता था, लोगों को घरों में लाइटें जलती थी। फिर एसी सिस्टम आया। अब ऐसा तो नहीं था कि लो भाई हम अपना सिस्टम बदल सकते तो एसी की सारी वो चीज़ें बदल दे, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वोल्टेज, क्योंकि पहले जो आपके पास लोड ज़्यादातर रजिस्टिव थे मैक्सिमम, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो सिस्टम था आपके पास लाइटनिंग का, ठीक है, तो वोल्टेज 110 वोल्ट ही रखी उन्होंने, क्योंकि फिर लोगों की सारी चीज़ें बदलनी पड़ती सारे, तो ऐसा हर लोग तो नहीं बदल सकते, है ना। तो उन्होंने क्या 110 वोल्ट ही रखा, और 110 वोल्ट पे फ्रीक्वेंसी जो मशीन हमारी है अच्छी एफिशिएंसी देती है, वो 60 हर्ट्स पे देती है। तो इसलिए सिस्टम जो है आपका 110 वोल्ट और 60 हर्ट्स का रखा गया। फिर बाद में क्या है, हम लोगों के पास, हमें ब्रिटिश ने रूल किया, और ब्रिटिश ने अपना अलग सिस्टम बनाया, जो कि 230 वोल्ट पे, अगर मैं मशीनों की बात करूँ, 230 वोल्ट पे 50 हर्ट्स की सप्लाई दिया है, तो मशीन अच्छे एफिशिएंटली काम करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना। आगे पढ़ेंगे जब हम ऐसी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी कैसे चीज़ों को इम्पैक्ट करती है, कैसे असर डालती है, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन में हो, ठीक है, और मशीनों में हो,
तो देखोगे फ्रीक्वेंसी का कितना बड़ा रोल है। जब आप लॉसेज वगैरह पढ़ोगे ना ट्रांसफॉर्मर में, तब इसका रोल आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। V/F का रेशो जब पढ़ेंगे हम तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, आपके पास ये था। अगर मैं बात करूं, अब यहां से 2-3 चीजें बन के आती है भाई, ठीक है। तो एक होता है, चलो मैंने वो सारी चीजें क्वेश्चन में डाल दी हैं, उसको हम तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं तो यहां तक आपके पास फिर जो हमारे पास सप्लाई सिस्टम है आजकल, दो ये DC सिस्टम और AC। ज्यादातर कौन सा यूज होता है आपके पास, ठीक है, AC सिस्टम यूज होता है भाई। अब AC सिस्टम यूज हुआ होगा, ठीक है, यही क्यों यूज होता है, DC क्यों नहीं होता? क्या DC भी होता है? कहीं कहीं पे DC भी यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे AC ट्रांसमिशन नहीं है और जहाँ पे कुछ मशीनें ऐसी है कि पहले से DC सिस्टम अरेंज है, तो वहाँ पे DC सिस्टम यूज होता है ना। बाद में चर्चा करेंगे इसमें हम, ठीक है। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पे जरा, कि देखो यहाँ से आपके पास ना, जो अब आपके दिमाग में यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार के आएंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये सारे क्लिक्स हमारी बुक के ही हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल कंटेंट के साथ मिला करेगी आपको चीज़ें, ठीक है। आंसर भले ही आ गया हो, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। कि जब कांच की ग्लास को छड़ से यानी कि कांच को या ग्लास को छड़ की रेशम से या सिल्क से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है। तो मैंने अभी बताया था कि कांच को, ये बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने बताया था कि भाई खाली उसे अंबर को रगड़ने से नहीं, कांच को रगड़ने से भी, ठीक है, पेन को रगड़ने से भी, बैलून को रगड़ने से भी ये चीजें होती है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि कौन सा चार्ज आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो इसने किस पे पूछा है, कांच की छड़ पे। तो मैंने बताया था अभी एक छड़ थी, ठीक है, और ये ले लो आप क्या क्या रेशम का सिल्क, ये सिल्क ले लो, और ये ले लो आपके पास ग्लास, ठीक है। तो मैंने बताया था इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो भाई आपको पता है इलेक्ट्रॉन जहाँ आता है वो फिर क्या छोड़ जाता है वहां पे, जो कि पॉजिटिव वो रहता है आपके पास। और इस पे क्या आ जाएगा आपके पास, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यानी कि ये क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव, और ये क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव। क्लियर है? ये क्या हो गया, नेगेटिव, और ये क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है। तो कांच पे कौन सा आवेश आता है, अगर हम ग्लास को रगड़ रहे हैं, सॉरी ग्लास को अगर हम रगड़ रहे हैं, तो कौन सा आता है भाई आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। अगर पूछता सिल्क पे कौन सा आ रहा है, सिल्क पे कौन सा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहीं के कॉन्सेप्ट में ये दूर कर देता हूं, ठीक है। मुझे पता पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब इनके पास लाएंगे हम, तो क्या लगेगा आपके पास, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, अट्रैक्टिव, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि और अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो रिपल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो सेम चार्ज है तो रिपल करेंगे। कभी कभी सवाल ये भी आता है आपके पास कि भाई इनमें से कौन सा अट्रैक्शन का काम करता है, कौन सा रिपल्सन का काम करता है। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण और रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो होल है, ठीक है, होल क्या करता है, सिंपल सी बात है, ये तो पता है जहां होल रहता है आपके पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक खाली जगह होगी, तो भरने के लिए, उसको भरने के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि होल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर होल खींच रहा है तो यानी कि वो कौन सा फोर्स क्रिएट करेगा आपके पास, अट्रैक्शन का। कौन सा, अट्रैक्शन का। और ये किसका करेगा भाई आपके पास, रिपल्सन का। ठीक है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये छड़ कैसा फोर्स क्रिएट करेगी, अट्रैक्शन का, ये वाली रिपल्सन का, क्योंकि मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है भाई। मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। इलेक्ट्रॉन्स, होल और प्रोटॉन, इनमें मैं समझ रहा हूं कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी आपको। एटम्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, चिंता ना करो, एटम्स पढ़ेंगे, चार्ज पढ़ेंगे, और जब पढ़ोगे तो सारे कॉन्सेप्ट में बताना, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए तो बोलना, ठीक है। लेकिन एक बार पूरी क्लास जरूर देखना, बस एंड तक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन एमसीक्यू इसी हिसाब से रखे हैं जो आपके दिमाग में आएंगे, और वो एमसीक्यू भी हो जाएंगे, थ्योरी भी कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए
और सारे सेशन इसी तरीके से। तो कांच इलेक्ट्रॉन खो देता है, इसलिए वह पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है भाई? चलिए अब देखते हैं अगले उस पे भी। अब देखो सेम वही सवाल है, मैंने यहां पे बता ही दिए, ठीक है, इनके जवाब आपको पता ही होगा। ग्लास रोड को सिल्क से रगड़ने पर नेगेटिव चार्ज किस पर जाता है? तो नेगेटिव चार्ज भाई आपको पता है सिल्क पे चल जाता है, इस पे ज्यादा डिस्कस करते नहीं, पहले कर दिया हमने। ग्लास रोड को सिल्क से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन्स की गति क्या होती है? आपको पता है भाई ग्लास से सिल्क की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन्स की गति क्या रहती है आपके पास? ग्लास से सिल्क पे ही तो ट्रांसफर हो रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क की ओर होते हैं। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन भाई आपके लेवल पे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा, आप भी जवाब दो तो अच्छा है। जवाब क्या है इसमें? तो जवाब लिखे हुए हैं, आप तो देख के दे ही दोगे, ठीक है। अब आते हैं ग्लास रोड के पॉजिटिव होने का मुख्य कारण क्या है? तो भाई क्योंकि देखो किसी भी चीज के पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो कोई भी एटम होता है उसमें, मान लो इसमें मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही इसमें प्रोटॉन है। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया ना, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। क्या बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये पॉजिटिव होगी क्योंकि इसमें संख्या किसकी ज्यादा होगी? प्रोटॉन की, ठीक है। और मान लो कोई चीज इधर थी मेरे पास, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 ही प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, ये आके प्लस हो गया, तो अब ये क्या हो गया आपके पास? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इसमें क्या हो गया? ये मेरे पास नेगेटिव हो गया। यानी कि कोई भी चीज हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव केवल इस चीज को दर्शाती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है या कम है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये नेगेटिव है तो दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव है तो मैं बोलूंगा इसमें सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन की कमी है। आई बात समझ में? क्लियर? इलेक्ट्रॉन की उतनी कमी है उसमें, ठीक है। अब बात करेंगे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कितने कूलाम चार्ज पे चलेंगे, तब उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं आपके पास। तो पॉजिटिव होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। क्लियर है? ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। ग्लास सिल्क में प्रोटॉन का प्रभाव कहां दिखाई देता है? ग्लास सिल्क के प्रयोग में, ठीक है भाई। तो अगर बात की जाए तो प्रोटॉन का प्रभाव दिखाई देता है, किस पे देता है भाई? प्रोटॉन का प्रभाव, प्रोटॉन यानी कि सिंपल सी बात है, आपने खो दिए इलेक्ट्रॉन, खो दिए तो यहाँ पे प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए आपके पास। तो किस पे हो गया आपके पास? सिंपल सी बात, ग्लास रोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यही खो रही ना, ये खो दे रही ना, लॉस कर दे रही है इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव प्रभाव इसी पे दिखेगा आपके पास, ठीक है। आ जाते हैं कभी कभी ना, बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन ये तभी चीजें समझ में आएंगी जब आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे भाई। तो ऐसे मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डाल रखे हैं, ये क्वेश्चन हमारी बुक से ही है नीचे, इसलिए वाटरमार्क आ भी रहा है हमारी बुक का, ठीक है। नोट्स के लिए अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे सारे आपको मिलेंगे, और जब पढ़ोगे तो एक एक तार दिमाग का खुल जाना है। चलिए, ग्लास सिल्क रगड़ का प्रयोग किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण है? अब इसने बोला ग्लास सिल्क रगड़ का प्रयोग किस प्रकार की, क्या था भाई? ग्लास और उसके रगड़ थे, स्टेटिक्स का था। सिंपल सी बात है, क्योंकि उस पर चार्ज इकट्ठा हो जा रहा है, मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। एक इस पे हो गया, दूसरा इस पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहीं पर आधारित, यानी कि उन थ्योरी से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे जो पढ़ाई है वो सारे डाल दिए मैंने इसमें, एक भी नहीं छूटेगा। चलिए अच्छा, ग्लास सिल्क प्रयोग में चार्ज का प्रभाव किस पर दिखाई देता है? ग्लास सिल्क प्रयोग में आवेश चार्ज का प्रभाव किस पर दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि ग्लास सिल्क प्रयोग में चार्ज का प्रभाव किस पर दिखाई देता है। चार्ज का प्रभाव का मतलब मुझे पता, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव चार्ज रहता है दूसरे पे नेगेटिव, तो चार्ज का प्रभाव तो दोनों पे दिखाई दे रहा है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? दोनों पर, ठीक है। ग्लास पर पॉजिटिव और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज होता है। होल्स की अवधारणा किस पदार्थ में लागू होती है? तो आपके पास देखो, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे ना तब इस पे ज्यादा बात करेंगे हम, है ना। कि अब देखो मैं फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं यहाँ पर, होल्स क्या होता है बेसिकली, कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियर में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपके पास? बाहर की ऑर्बिट में रहता है।
जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां चले गया, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। क्या होल क्रिएट हो जाता है? ठीक है, होल क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल खाली जगह होती है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन से ही भरी जाती है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था वो हट गया है, तो रिजल्टेंट हम इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। जबकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियर में रहता है आपके पास। अगर कोई बोलता है कि होल और प्रोटॉन एक रहते हैं तो ऐसा बिल्कुल गलत है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि होल और प्रोटॉन सेम रहते हैं, सेम चीज होती है। नहीं, होल इलेक्ट्रॉन का छोड़ा हुआ पार्ट होता है, कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स, जब होल को इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ता है तो वहां पे जो जगह बचती है, जो स्पेस बचता है, उसे होल बोल देते हैं हम। जबकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ये कभी भी मूवमेंट नहीं करता है। क्लियर है? न्यूट्रॉन भी इसके अंदर ही रहता है। कोई दिक्कत यहां तक भाई बच्चों? तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, फिर एक सेमीकंडक्टर में पढ़ते भी होल करंट क्या होती है ना, जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसलिए। ठीक है, तो होल का कॉन्सेप्ट केवल सेमीकंडक्टर में होता है। ठीक है, कंडक्टर में हमारे पास केवल इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आपने कभी भी कंडक्टर में ही नहीं पढ़ा होगा कि हाँ होल मूवमेंट कर रही है। होल का मूवमेंट आपने हमेशा सेमीकंडक्टर में देखा होगा, क्योंकि उसमें करंट आपके इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण फ्लो होती है। ठीक है, जबकि कंडक्टर में आपके पास केवल इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होती है। अब देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसने पूछा है कि इस पे बड़े मिथ भी है, मैंने भी बहुत चेक किया इसमें यार, कि किसको सही माने किसको कुछ, गूगल अलग जवाब, कोई कुछ अलग जवाब दे रहा, कोई कुछ अलग जवाब दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं किस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं और किस फैक्ट के साथ पहुंचा हूं, मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का खोजकर्ता किसे बोला जाता है? ठीक है, तो पहली बार जो इलेक्ट्रिसिटी बताई थी भाई आपके पास, अगर ये बात करते खोजकर्ता की, कि खोज किसने की। ठीक है, तो खोज तो की थी आपके पास भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इन्होंने तो खोज की थी, अभी बताया था इतिहास में। ठीक है, खोज करता ये है। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया था आपको। ठीक है, अब है कि ये तो चलो ये पता ही आपको, इसी ने काइट का एक्सपेरिमेंट भी किया था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इन्होंने तो बताया था कि भाई जो ऊपर की क्लाउड की इलेक्ट्रिसिटी है उसे धरती पे लाके बताया था, है ना, कि देखो ये वही है जो थेल साहब ने, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वही, कि जो चार्ज था वही इलेक्ट्रिसिटी। वरना लोगों को पहले क्या था, लोगों को लगता था ये कोई दिव्य शक्ति है, ऐसा लगता था, भ्रम फैले हुए थे। उन्होंने बताया नहीं, ये कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जो बादलों के घर्षण से पैदा होते हैं, फ्रिक्शन से तो चार्ज होता है, बादलों में भी बहुत ज्यादा वो रहता है फ्रिक्शन। ठीक है, ये यार खोज करता पूछ रहा है, तो अभी आएंगे आगे, क्वेश्चन डाल रखे मैंने इसमें। फादर ऑफ वो पूछा है इन्होंने नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भाई फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है? अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे मिथ है। मिथ क्या मतलब, बहुत जगह पढ़ा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें, मतलब कहीं कोई कुछ बोल रहा, कहीं कुछ बोल रहा है। लेकिन अगर बात करें जाए फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है, ठीक है, काफी जगह आप दूसरे नाम देखोगे, एआई पे यूज करोगे तो एआई यूज करोगे तो कुछ और बताएगा, गूगल यूज करोगे तो कुछ और बताएगा, बट टेक्निकली साउंड जो रहता है आपके पास, ठीक है, वो क्यों रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो बोलते हैं माइकल फैराडे के। तो देखो भाई, फैराडे साहब ने, जिन्होंने फ्रैंकलिन साहब ने इतना बताया था कि आपके पास फ्रैंकलिन साहब ने क्या बताया था अभी, उन्होंने बताया था कि हाँ भाई ऊपर जो बिजली कड़क रही है आसमान में, वो आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। ठीक है, उसे पतंग के माध्यम से ला के दिखाया था कि हाँ ये इसके भी सेम ऐसे ही प्रभाव है जैसे थेल साहब ने किए थे बहुत पहले। ठीक है, तो ये सेम वही फैक्ट है, वहाँ बादलों घर्षण हो रहा है, ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन फैराडे साहब ने, आप पढ़ते हो ना फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसने क्या बताया? उन्होंने बताया कि आपके पास, अब देखो सबसे ज्यादा हमारे पास एसी यूज करते हैं, उन्होंने बताया कि भाई इसको चलाने के, जब भी क्या बोलते हैं आप, कोई कंडक्टर है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में कट करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी को बोलते हैं। तो वहीं से आप ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रिसिटी बना पाए हो। ऑपरेट करने वाली का मतलब है जिसको आप यूजफुल करने वाली बना पाए हो। और ज्यादातर हमारे पूरे दुनिया में एसी सिस्टम यूज होता है। ठीक है, तो ऑपरेट करने वाली जो बनाई वो उन्होंने बनाई आपके पास, तो इसलिए हम इसमें माइकल फैराडे को बोलते हैं।
ठीक है, कुछ जगह एआई टूल्स आपके दूसरे बताएंगे, कुछ ऐतिहासिक तौर पे बताएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ पूरा पेपर देख रहा था तो आयोग में भी फैराडे को ही कंसिडर किया है। क्लियर भाई? तो इस वजह से हम फैराडे साहब को कंसिडर करेंगे। चलिए, ये सवाल भी बहुत आता है भाई, देखो ये वाले सवाल भी ना बहुत ज्यादा आते हैं आपके पास, कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच और रेशम के बीच कौन सा फोर्स लगता है? तो कांच और फोर्स के बीच मुझे पता, कांच में ग्लास में क्या था भाई आपके पास, इतना तो मैंने बता दिया था, इस चीज आपको प्रतिकर्षण और उसका, ठीक है, ग्लास और सिल्क था, इस पे पॉजिटिव हो जा रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर मूव हो जा रहे थे, है ना, इस पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जा रहा था, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स तो अट्रैक्शन का होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, ग्लास और रोड को अट्रैक्शन का फोर्स क्यों लगता है, ग्लास रोड और सिल्क के बाद अट्रैक्शन का, तो ये तो हमें पता है कि दोनों पे क्या होता है, आपके पास अपोजिट चार्ज रहता है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, तो दोनों पे अपोजिट चार्ज होता है इसलिए अट्रैक्शन का फोर्स लगता है भाई। ठीक है, अब है अगला सवाल। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल है कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, और मुझे लगता नहीं इस वाली क्लास से और जो मैंने कंटेंट पढ़ा है उससे बाहर इनसे अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पे अट्रैक्शन का फोर्स किसके बीच लगता है? ठीक है, तो दोनों के बीच लगता है, ग्लास और सिल्क, यार इसी सवाल को 2-4 बार घुमा के पूछ लिया, ठीक है, वो किसी भी तरीके पूछ सकता है। यदि 2 ग्लास रोड को सिल्क से रगड़कर लगाया जाए तो कौन सा बल लगेगा? 2 ग्लास रोड को सिल्क से, ठीक है, अब देखो भाई सिंपल सी बात है, इसने बोला 2 ग्लास रोड को सिल्क से रगड़कर पास लाया जाए तो कौन सा बल लगेगा? भाई एक ग्लास ये रहा, ये होगी सिल्क, और दूसरा भी ये ग्लास 1 G1, ये ग्लास 2। इसने बोला है कि भाई मैंने इसको इससे रगड़ा तो इस पे क्या चार्ज, रगड़ने पे इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, सेम इसको भी रगड़ा तो इसको भी पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, खो देगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव। फिर इसने बोला कि इन पॉजिटिव पॉजिटिव को पास में लाओगे तो कैसा लगेगा आपके पास, सेम चार्ज है तो फोर्स कैसा लगेगा आपके पास, रिपल्सन का, सिंपल सी बात है, तो फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सन। आंसर हो गया बी। ठीक है, तो वो पहले वाले क्वेश्चंस में भी था, मैंने बता दिया था, ये वाला जो होगा ये अट्रैक्शन, इस पे अट्रैक्शन का फोर्स, अगर कभी इंडिविजुअली पूछ ले कि इस पे कौन सा फोर्स लगा है और इस पे कौन सा फोर्स, तो इस पे सिर्फ अगर इसकी बात करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करता है और ये रिपल्सन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो अट्रैक्ट होंगे और जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो रिपल होंगे, तो ये वाला कौन सा फोर्स क्रिएट करेगा, रिपल्सिव, और जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो कैसा, अट्रैक्टिव। तो कभी कभी इंडिविजुअल भी पूछ लेता है कि इस पे कौन सा फोर्स लगता है भाई। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो भाई आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। जिस बच्चे को सेशन पसंद आया क्लास को लाइक जरूर करो, साथ में शेयर करें। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जो बच्चा पहली बार देख रहा है, ठीक है, और काफ़ी सारे फ्री फीचर्स को देखने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन पे भी हमारी फ्री क्लासेस, फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, तो उम्मीद करता हूँ कल आप आज से ज़्यादा लाइव रहेंगे, ठीक है, और फिर इस क्लास को इसी तरीके से हम आगे तैयारी करेंगे। तो जितने भी आपके 2026 में एग्ज़ाम आ रहे हैं ना इलेक्ट्रीशियन के, ठीक है, सबको ऐसे फोड़ डालेंगे, ऐसे ही थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे कितने क्वेश्चंस आएंगे उसी तरीके से करेंगे। और ये तो बहुत बेसिक है, आगे करंट के करेंगे, वोल्टेज करेंगे, पावर के करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को फोड़ के रख देना है बस। कहना मतलब सवाल मैं ही पूछवाऊंगा आपसे, आपको भी दिमाग में पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको खुद से पूछना है कि अच्छा ये खुद से पूछो तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप क्रिएटिव माइंड के हो, अगर खुद से पूछ रहे हो तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। थोड़ा आज ऐतिहासिक वो बात करी, कल हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में और एटम के बारे में, ठीक है, वहाँ से करंट पे जाएंगे, पहले पढ़ेंगे आपके पास एटम के बारे में, एटम से चार्ज पे आएंगे, चार्ज से फिर करंट पे जाएंगे, करंट से वोल्टेज पे, पावर पे, एनर्जी पे,
फिर सर्किट पे, डीसी पे, ठीक है। तो पहले बेसिक फंडामेंटल करते हैं। और मैं बता दूं, एग्ज़ाम जितने भी आपके पास अभी अवेलेबल हैं उसमें भी, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, या आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा के हो, ठीक है, उन सभी में बहुत ज़्यादा सीरीज़ यूज़फुल रहने वाली है। तो क्लास को भाई लाइक करना ना भूले, शेयर तो आप करोगे नहीं, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, जिसे देखना होगा आ जाएंगे भाई। ओके, तो चलिए इस क्लास में इतना ही। धीरे धीरे आपके लिए कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी, तो दोनों को ही आप ज्वाइन कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी हम अगली क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। तो तब तक के लिए सभी को गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बेटा इस क्लास में, या कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, कल की क्लास में उस चीज़ को ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।